जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। निकाय चुनाव के समीकरणों, जन मुद्दों, प्रत्याशियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों की सीधी बात की कड़ी में दस्तक की टीम आज अगस्त्यमुनि में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पूर्व जो प्रधान रहे हैं नागकोट के और 2012 में नगर निकाय चुनाव में ये कांग्रेस प्रत्याशी की ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं। अनुसूचित जाति का जो विभाग कांग्रेस पार्टी का है उसमें प्रदेश महामंत्री आप रहे हैं श्रीमान कुंवर लाल आर्य जी। दस्तक पहाड़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद दस्तक पहाड़ का और आपका भी। आर्य जी, 2003 में आप अगस्त्यमुनि जो तत्कालीन नागकोट ग्राम सभा थी उसमें सामान्य सीट होने के बावजूद आप ग्राम प्रधान चुने गए। आपके कार्यकाल में ही जो नगर पंचायत है अगस्त्यमुनि उसका खाका तैयार हुआ और 2012 में कांग्रेस पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया। वो चुनाव आप हार जाते हैं और दूसरे नंबर पर आप उस चुनाव में रहते हैं। आप अपनी हार का क्या कारण मानते हैं इस चुनाव में? देखो कांडपाल साहब, जब मैं 2003 में प्रधान बना तो उस टाइम हमारे प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय और जो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे माननीय अटल तिवारी जी मुख्यमंत्री, मेरी सहयोग से वो मुख्यमंत्री बन गए थे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सरकार के पास अपार धन संपदा पड़ी हुई थी। मैं रात दिन उनसे बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस चुका था और अगस्त्यमुनि के विकास के लिए जो मैंने चाहा वो उन्होंने किया और उसके बाद लगातार लोकप्रियता भी बढ़ती रही। मैंने जो भी काम किए हैं वो हमारे अगस्त्यमुनि की जनता भली भांति जानती है। मैंने चाहे वो काकड़ाघाट पेयजल योजना अगस्त्यमुनि हो वो मैंने अगस्त्यमुनि में लाया, चाहे बीच में वो आपदा के चक्कर में वो टूट गई। उसके बाद अगस्त्यमुनि में सेंटर स्कूल बड़े विवाद में पड़ गया था। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री खंडूड़ी जी ने उस केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया था, परंतु कुछ कारणवश वो बड़े राड़ में पड़ गया था। उसके बाद मैंने जैसे ही मोर्चा संभाला तो हमने केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगाई। 7 दिन में भूगड़ताल में भी बैठा। आज उस केंद्रीय विद्यालय के चक्कर में अगस्त्यमुनि में तमाम जो गांव से जो हमारे फौजी भाइयों की घरवालियां हैं, उनके बच्चे हैं, चाहे आम लोगों के बच्चे हैं, बहुत अच्छा पठन पाठन कर रहे हैं और वही लोकप्रियता मुझे लगता है कि मेरी पार्टी को लगी होगी कि यार ये लड़का काम करने वाला है। तो 2012 में जबकि मैंने कोई टिकट भी नहीं मांगा था, सीट सामान्य सीट थी तो उन्होंने 3 सर्वे करे, तीनों सर्वे में मैं आगे आया। तो माननीय सतपाल महाराज जी ने मुझे बुलाया नीचे। उस टाइम तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जी थे और उन्होंने कहा कि भाई तुम आओ, तुम सर्वे में तुम्हारा ही नाम आगे चल रहा है, इसलिए क्यों ना क्यों। मैंने कहा भाई देखो ऐसे में मैंने कहा माननीय मंत्री जी मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ, सीट तो सामान्य है, सामान्य के लोग मेरे पे नाराज हो जाएंगे, फिर मैं आगे कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्ती करके मुझे वो टिकट दिया और मैंने भी सोचा कई लोग मेरे भी होते हैं। उन्होंने कहा यार कांग्रेस और बीजेपी का टिकट किसी भाग्य पुरुष को मिलता है, कोई ठीक ठाक आदमी को ही मिलता है, क्यों तुम इस टिकट को ठुकरा रहे हो। मैं ठीक यहाँ से 2 बजे रात घर से देहरादून गया और वो टिकट लेकर के यहाँ पे आया और जितने हमारे उस टाइम के प्रत्याशी थे, जो संभावित प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके पास गया। मैंने कहा भाई देख लो, अगर आप लोगों ने इकट्ठा होकर के मुझे चुनाव जिताना है तो ये टिकट मैं रख लेता हूं, नहीं तो जो भी ये चुनाव लड़ने के इच्छुक है और अपने को प्रबल दावेदार मान रहा है तो इसमें सिर्फ नाम ही चेंज होना है, पार्टी एक ही है, सारा कुछ एक ही है। तो सबने कहा कि नहीं तुम्ही को लड़ना है। फिर लड़ गए। फिर बीच में कई बातें आई। देखो उनका नाराज होना भी स्वाभाविक था क्योंकि सीट जो सामान्य थी, अगर सीट आरक्षित होते तो सारे कांग्रेसी, क्योंकि उसी टाइम 2012 में माननीय हमारी पूर्व विधायक जो आज दिवंगत हो चुके हैं वो चुनाव लड़ी और बम्पर वोटों से वो अगस्त्यमुनि से चुनाव जीत गई थी। मैंने कहा अगस्त्यमुनि में बहुत अच्छा स्कोप कांग्रेस का है, क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं। परंतु परिस्थितियां ऐसी आई कि यहाँ पे 3 ध्रुव हो गए, एससी, ब्राह्मण और ठाकुर।
तो यहाँ पे ऐसा हुआ, वैसे बोलना नहीं चाह रहा था, परंतु ऐसा हुआ है, सभी को पता है कि ठाकुर ठाकुर के साथ हो गए, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ हो गए, एससी एससी के साथ हो गए। तो मैं फिर लड़ा चुनाव, और बहुत अच्छे संतोषजनक मेरी हार हुई है। मेरी कोई जमानत जब्त नहीं हुई है, बहुत अच्छा मुझे वोट मिला, बहुत कम अंतर से मैं चुनाव हारा हूँ। और आगे भी अभी सीट का भी क्लियर नहीं है, ना ही वो सामान्य है, ना ही अनुसूचित जाति है। अगर यदि अनुसूचित जाति की सीट होती है तो मेरी प्रबल दावेदारी है। आर्य साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपने 2012 में चुनाव लड़ा, उस समय जो है अशोक खत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद जो अगला चुनाव 2018 में होता है, उसमें निर्दलीय जो अरुणा बेंजवाल जी हैं वो जीत जाती है और बाद में बीजेपी में आ जाती है। कुल मिलाकर के कहें कि 10 सालों का जो कार्यकाल रहा वो भाजपा के ही प्रत्याशी यहाँ पर रहे। जबकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें या विधानसभा के चुनाव की बात करें, वहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा यहाँ पर मत प्राप्त होते हैं। ये क्या कारण इसके हो सकते हैं कि नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस हमेशा पीछे रह रही है और भाजपा आगे? इसका तो मुख्य कारण मैं एक ही मानता हूं। एक तो यहाँ पे पढ़ा लिखा वर्ग है और कर्मचारी वर्ग काफी तक यहाँ पे अपने घर मकान बना करके वो रहता है, और भाजपा कभी भी कर्मचारी के पक्ष में नहीं रही। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, जब जब भी भाजपा आई है तो कर्मचारियों का बहुत ज्यादा अनित उन्होंने किया है। मैंने पहले भी देखा, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो जो लड़के आज ये घूम रहे हैं बाजार में और नशेड़ी हो चुके हैं, वो लड़के कांग्रेस के जमाने में नशेड़ी नहीं होते थे। कोई फौज में चला जाता था, कोई सरकारी नौकरी में चला जाता था। जब से भाजपा आई तो उनका तो ये है कि मैं और मेरा मदन, उनको अपने ही बच्चे उनको लगाने, अपने रिश्तेदारों को उनको लगाना है। वो ये नहीं देखता है कि ये अनुसूचित जाति का बच्चा है, ये भी पढ़ा लिखा है, इसको भी नौकरी मिलनी, चाहे वो उपनली के द्वारा मिल जाए, चाहे वो दूसरी एजेंसी के द्वारा मिल जाए, पर उनका ये नहीं है। उनका ये है कि ये भाजपा से अगर जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं जानता, अनपढ़ है, उसको वो उपनल के द्वारा अंदर कर देते हैं। और उनकी नजर ये रहती है कहीं कांग्रेस तो नहीं है, कहीं ये बहुत ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है इसका बाप। तो इनकी ऐसी धारणा है। देख लो, भाजपा के बारे में बहुत ज्यादा क्या बोलना, भाजपा तो स्वयं भी वो भी जानते हैं। अभी आपने देखा हो ये चुनाव हुआ केदारनाथ का, तो चुनाव तो हमने देख लो 1996 से मैं भी लगातार स्वस्थ राजनीति में हूँ। एक भी चुनाव मैंने ऐसा नहीं देखा है कि बस धन बल, ये बल, वो बल, मुख्यमंत्री रात दिन यहाँ पड़े हुए हैं। भाई ऐसे कि अगर आपने 600 करोड़ का यहाँ पे केदारनाथ में काम किया था तो आपको तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, आपके कार्यकर्ता ही बहुत थे। परंतु उनको ये लगा कि हमने काम तो कुछ कर नहीं रखा है, इसलिए हमें वहां बार बार जाना पड़ेगा, बार बार शराब परोसनी पड़ेगी, बार बार अनुसूचित जाति के जो 101 गांव हैं वो रात दिन वहां लगे रहे। अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो जीत गए। वो जीते कहाँ हैं, वो तो हारे हैं ना। देखो, हमारी पूर्व विधायक शैला रानी रावत, उनको 22,000 वोट पड़े थे। एक वोट अगर हम उनके मरने के बाद एक वोट हम कम मान लेते हैं तो ये लगातार आप लगाओ कि उनके साथ कुलदीप रावत जी, उनके साथ हमारे शिल्ला से देवेश नोटियाल जी, उनके साथ हमारे ऊपर क्या नाम इनके, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा जी। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि भाजपा इन चुनावों में जीत रही है, नगर निकायों को जीत रही है लगातार, कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। तो मैं चाहूंगा आप इस पर फोकस करें। जी जी जी, मैं वो बोलता हूँ कि 2012 में जब मेरा और अशोक खत्री जी का चुनाव हुआ, उसमें हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको बहुत बड़ा गुस्सा था, और गुस्सा भी उनका स्वाभाविक था, होना ही चाहिए था गुस्सा। अब मैं तो देखो, मुझे टिकट मिल गया था, ना तो मैं धनबली था, न मैं बाहुबली था, न मैं इतना ऐसा कुछ था कि जो मैं छीन के टिकट लाया हूँगा। मुझे तो पार्टी ने टिकट दिया, और आज भी देती है। अगर मैं जीतूं चाहे हारूं, आज भी अगर टिकट मिलता है तो हारने का तो सवाल ही नहीं होता है ना। जब मैं सामान्य सीट पे इतना अच्छा वोट ला सकता हूं तो आरक्षण सीट पे तो मैं और अच्छा वोट लाऊंगा। तो उस टाइम यही हुआ कि अब मैं बहुत ज्यादा इस विषय में नहीं बोल सकता हूँ, काफी लंबा 10 साल हो चुके हैं, कि उस टाइम का गुस्सा उनका बहुत जरूरी भी था, गुस्सा नहीं था, परंतु गलती उनकी जरूर है। ये गलती मैं आज भी कह देता हूँ, चाहे वो सुन रहे हो, कि टिकट घर पे बैठ के यहाँ पे नहीं मिलेगा, टिकट के लिए देहरादून जाना पड़े। मैं तो देहरादून भी नहीं गया, मैं तो रात 2 बजे गया।
अब लोग कह रहे हैं कि टिकट मेरे घर पे आएगा। घर पे कहाँ टिकट आता है? वहां तो कहीं चाण के बैठे हैं ऊपर, उनके पर्दे के अपने अपने आदमी रखे हुए हैं कि किसको देना क्या देना। वहां तो ये चीज तो है ही नहीं कि जीत कौन सकता है। अब उस टाइम अगर जीत, मैंने उसके बाद भी इनके पास गया, मैंने कहा देख लो, पूरे जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ, सभी हमेशा, चाहे ठाकुर यहाँ के केदारनाथ के प्रत्याशी रहे होंगे, बद्री केदारनाथ के प्रत्याशी रहे, चाहे ब्राह्मण रहे होंगे, हमने तो हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। कुल मिलाकर के आपकी बात को अगर ये कहा जाए एक शब्द में कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस स्वयं थी, कांग्रेस के ही जनों ने कांग्रेस को हराया इन दोनों चुनावों में। जी जी जी। नगर निकाय के चुनाव में आप जो 10 सालों का जो कार्यकाल है प्रतिनिधियों का, उसको आप कैसे देखते हैं नगर निकाय? देखो, 10 साल का जो कार्यकाल, जो हमारे एक तो भाजपा से थे बड़े भाई अशोक खत्री जी, उनका कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा। कार्यकाल में कोई कमी नहीं रही। कुछ कमियां रहती हैं, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हो पाया, परंतु काफी हद तक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उसके बाद हमारे अरुणा बेंजवाल जी बहुत ही सौम्य स्वभाव की महिला हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और धीरे धीरे नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, बाई द वे उतना वो नहीं कर पाए होंगे, तो फिर आगे अगर हमारा नंबर पड़ता है तो हमने क्या करना है? हमने घर में बैठे थोड़ी नहीं रहना है, हमने भी तो काम ही करना है। तो दोनों का संतोषजनक कार्य रहा है। और आगे अगर अगस्त मुनि की जनता ने मुझ पे विश्वास करा तो मेरे भी कुछ दिमाग में विकास का खाका बैठा हुआ। आर्य जी, मैं उन मुद्दों पर भी आऊंगा। कांग्रेस पार्टी के जो पर्यवेक्षक है वो जनपद में आ गए हैं और संभवतः आज जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी। तो क्या आपने पार्टी फोरम में अपनी दावेदारी आपने प्रस्तुत कर दी है या आज आप करने जा रहे हैं? नहीं, आज हमारे माननीय पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी जी हमारे पर्यवेक्षक के रूप में अगस्त महीने में आ रहे हैं और 3-3:30 बजे से हमारी बैठक होनी है। उस बैठक में आज मैं अपना दावा प्रस्तुत करूंगा कि अगर सीट यदि आरक्षित आती है तो मैं भी पार्टी से प्रत्याशी बनने की वो कोशिश करूंगा। और अगर सीट सामान्य रहती है तो फिर आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? नहीं, अगर सीट सामान्य आएगी तो जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी उसके लिए काम किया जाएगा, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर पार्टी आप पर फिर से विश्वास एक बार जताती है, 12 में आप पर विश्वास जताया और हार का मुंह देखना पड़ा, फिर से अगर आप पर विश्वास जताती है तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच आएंगे? देखो, सर्वप्रथम तो मेरा ये है कि यहाँ पे स्वच्छता पे कार्यक्रम जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं वाकई स्वागत योग्य हैं, मिलने चाहिए थे, परंतु जिस ढंग से यहाँ पे सफाई होनी थी उस ढंग की सफाई मैं तो नहीं मानता, चाहे कोई बुरा मान ले, क्योंकि नगर पंचायत खाली सिल्ली से सौड़ी नहीं है, रोड रोड में नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत ताली में भी है, अमोटा में सौड़ी अमोटा में भी है, तो गंगानगर में भी है, तो जवाहर नगर में भी है, ये इधर मरगट जो पलिपार है सिल्ली में भी है। अभी आप सिल्ली में देखो, हमारा अगस्त मुनि का द्वार, फर्स्ट द्वार सिल्ली में है, वहां पे कोई भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि वहां पे भी शौचालय बनना चाहिए था। अगस्त मुनि में और अच्छा शौचालय बनना चाहिए। वैसे अभी जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा शौचालय विजयनगर में बनाया है और उनको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा वो काम किया उन्होंने। उसके बाद आप ये लगा लो, यहाँ गंगानगर में काफ़ी घनी बस्ती है, वहाँ पे कोई भी शौचालय नहीं है। सौड़ी में शौचालय बनाने की दुनिया भर की जगह हम पे पड़ी हुई है, कोई शौचालय नहीं है। दूसरे में जो कूड़ा निस्तारण जहाँ होना है, ऐसी जगह पे कूड़ा पड़ रहा है जहाँ हमारे सपने ये है कि कल आज हमारा ये फील्ड यहाँ से हमसे छिन गया, दूसरे दिन हम नीचे वहाँ मेला करेंगे, हमारा खेल मैदान होगा, तो वहाँ सारा कूड़ा, अगस्त मुनि का सारा कूड़ा वहाँ डाला जा रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। उसके बगल में नदी, मंदाकिनी नदी बह रही है और ये कूड़ा निस्तारण का 10 साल में भाजपा के जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, मेरे हिसाब से तो वो जो पुरस्कार मिल गया तो वो बहुत अच्छी बात है, मिल गया, हमारे नगर को मिला, हमारा नगर आगे बढ़ा है, परंतु वो उतना काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और स्वच्छता में मिले पुरस्कारों पर आप सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं है,
परंतु इतना जरूर है, जो भी सर्वेयर आया होगा दिल्ली से, देहरादून से, कहीं से भी आया, वो रोड रोड गया है, उसको ये पता नहीं कि ताली कहाँ पे है, उसको ये पता नहीं कि बगर कहाँ पे है, उनको ये पता नहीं सौड़ी कहाँ पे है, सिल्ली ऊपर सिल्ली शेरा है। वहां भी पता करना चाहिए था कि यार ये स्वच्छता मैं इनको अगर हम पुरस्कार दें तो ये ठीक है कि नहीं है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा और अन्य क्या मुद्दे हैं? स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने गिनाया, और क्या मुद्दे हैं? दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि यहाँ पे पेयजल जो हमारा है वो हमेशा दूषित रहता। मेरे जमाने में जब मैं प्रधान था तो हम काकड़ा घाट से अगस्त्यमुनि पेयजल लाए थे, पूरे अगस्त्यमुनि ने वो पानी काफी समय तक पिया। बीच में आपदा आने के बाद वो पैप वैप टूट गया, उसमें किसी ने सुध नहीं ली। जब सुध नहीं ली तो उसके बाद एक दूसरा गदिरा आता है ये भीरी के पार, वहां से भी टेपिंग की जा सकती है इस पानी को। यहाँ पे टैंक, करोड़ों के टैंक बने हुए हैं, वो टैंक अभी आज खाली पड़े हुए हैं। और जब मेरे समय में जब मैं प्रधान था तो पानी की बड़ी किल्लत होती थी, तो एक कोई NK शर्मा थे, मेरे बहुत ही खास मित्र थे उस टाइम, यशपाल आर्य जी प्रदेश में मंत्री थे, तो उन्होंने एक बोरिंग करवाई थी अगस्त्यमुनि में, और वो पानी आज हमारे टोटल नाकोट को धानियों तक वो पूरी नहर पे पानी देता है, रोपाई भी उससे होती है और पीने का पानी भी हुआ है। अभी आगे का मेरा जो, अगर यदि मेरे पे विश्वास जताते हैं तो मेरा फर्स्ट तो ये है कि ये बेड़ा सारी जो जिसे कहते हैं ये मरगढ़ जो तोक है, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। वहाँ इतने मकाने बन गए हैं, वो बेचारे हैंडपंप विजयनगर आते हैं, हैंडपंप से पानी सर में उठा करके ले जाते हैं। और अगर हम बन गए तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये है कि वहां पे मैं वो लिफ्ट पंप की बात करूं, लिफ्ट पंप लगवाऊं। दूसरा सौड़ी में जहाँ पे बेडूबगढ़ है, बेडूबगढ़ से और ऊपर मथ्या भारा नाम का एक तूक है, वहां पे बहुत बढ़िया ढंग से पानी पहुंचाया जा सकता है लिफ्ट पंप के द्वारा। तो ये दो मेरे दिमाग में बनियाड़ी में हो चुका है। अगर कमी पड़ेगी तो वहां के लिए भी हम सोचेंगे। तीसरा क्या है कि अगस्त्यमुनि में जो हमारा बसंत विहार है, बसंत विहार में बीच में क्या, जब मैं ताली बगर नागौर कोटनगर के लिए रोड की बात कर रहा था तो वहां के लोगों ने बड़ा विरोध किया। मैंने कहा विरोध का कारण क्या है, वो भाई रोड तो हर गांव में जाना चाहिए, वो भी नगर पंचायत का हिस्सा है ताली बगर। तो वहां पे पूर्व विधायक हमारे जो दिवंगत हो चुकी हैं, बीना बिस्सी हमारे पूर्व प्रधान, उनसे मेरी बैठक हुई। मैंने कहा क्यों ना हम यहाँ से रोड ले जाएं और रोड के लेफ्ट साइड में हम काफी चौड़ी नाली बना करके उस पानी को सीधा मंदाकिनी नदी में भेजें। और जो हमारा जो बसंत विहार 2-3 महीने जब बरसात का सीजन आता है तो वो जलमग्न हो जाता है, हमारी विधायक जी का मकान तक भी जलमग्न हो जाता है। तो वो मेरी उस टाइम जो थीम थी उसमें उन्होंने हामी भरी, और आज वो हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो बाईपास जो बन रहा है तो वही हमें करना है। दूसरी बात क्या है कि बसंत विहार में पानी निकासी का बड़ा रोना हो रखा है, वहां पे सिर्फ एक जगह पे वो पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हो सकता था अगर हमारे पूर्व के जो पंचायत अध्यक्ष बने हैं, अगर वो थोड़ा भी पेन लेते, वो पानी आराम से हमारे निकासी बन सकती थी। एक जगह पे है और मुझे पता है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। बसंत विहार को भी मैं उस ढंग से नहीं रखूंगा जिस ढंग से वो रखा है। दूसरी बात क्या है, ये विजयनगर है, यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम में हमें पुरस्कार मिल जाता है। कभी आप विजयनगर के गदेरे में जाओ, पूरा कूड़ा करकट वहां पड़ा हुआ है। हम ये चाहेंगे कि रुद्रप्रयाग की तर्ज पे, जो हमारे रुद्रप्रयाग में आपने नगर पालिका में देखा होगा, जहाँ नया बस अड्डा बना हुआ है, उस ढंग से अगर उस पर इतना मोटा लिंटर डाल करके और ऊपर तक जहाँ हमारे ये चमोला जी का मकान है वहां तक उसको सील्ड किया जाए, पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर हमारी बाइक है सीधे हमारे वहाँ ये गाँव तक जा, वार्ड नंबर 3 तक जा सकते हैं। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे हमारा जोलियों तोक है, बहुत बड़ी बस्ती वहां पे है। जोलियों तोक में पानी निकासी का कोई साधन ही नहीं, आज तक 10 साल में ये पानी निकासी का कोई साधन नहीं बना पाए। मेरा पूरा वो है कि जैसे ही मुझे आशीर्वाद मिलता है मुझे पूरे रास्ते, क्योंकि मैं यहाँ का प्रधान रहा हूँ, मैं यहाँ के इन खेतों में मैंने हल तक लगा रखा है, मुझे सब पता है कहाँ से पानी ने बाहर निकलना है और कहाँ से क्या होना है। अगर यदि अगस्त्यमुनि की जनता मेरे पे विश्वास करती है, क्योंकि ये देख लो कि पुराने हार में दूसरे नंबर पर अशोक खत्री जी के साथ मैं था, तो मेरे को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला इस बीच में, और रमेश बेंजवाल जी को मिला।
तो वो भी तीसरे नंबर पर रहे थे, वो पूरे 5 साल अध्यक्ष रहे। अब मेरा नंबर है, मैं हाथ जोड़ के सब लोगों को कह रहा कि भाई पहले मैं हारा हूं और आपने जितने लोगों ने मुझे वोट दिया था ऐसे थोड़ी नहीं दिया होगा। कुछ मेरे प्रधान कार्यकाल का भी उन लोगों को सारा पता है कि ये लड़का काम करने वाला है। अगर लोग विश्वास करते हैं तो मैं पूरा काम करूंगा, अगस्त मुनि को एक नई दिशा दूंगा। आर्य जी, आपने तमाम मुद्दे गिनाए। इन्हीं मुद्दों में आपने अगस्त्यमुनि का जो सबसे बड़ी जो समस्या है, अगस्त्यमुनि में बाईपास की सख्त मांग है और लगातार यहाँ पर व्यापारी और स्थानीय जनता बाईपास निर्माण के लिए मांग कर रही है। आप पर आरोप जनता द्वारा लगाया जाता है और बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि इस बाईपास निर्माण कार्य को रोकने में सबसे जो एनजीटी की जो गाइडलाइन है उससे तो रुका है, लेकिन इसको रोकने के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयास किए, या ये कहें कि आपने बड़ी आपत्ति इसमें की जिस कारण ये निर्माण नहीं हो पाया। नहीं, देखो कांडपाल जी, मैंने भी सुनी थी ये बात, परंतु वो लोग इस बात को कह रहे होंगे जिन लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानकारी नहीं होगा। अगर लिंक मार्ग होता है तो कोई भी गांववासी, कोई भी आदमी उस रोड को रोक सकता है, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने की कुंवरलाल की औकात नहीं है। ये मैंने एक दिन जरूर जिलाधिकारी महोदय से ही कहा था कि मैंने कहा यहाँ पर अनुसूचित जाति बस्ती, जिस बस्ती में मैं भी रहता हूँ, और आप यहाँ से रोड ले जा रहे हैं, रोड का तो स्वागत है, परंतु जो मलबा यहाँ से गिरेगा वो मलबा यहाँ नहीं गिरना। अगर गिरेगा, किसी का मकान टूटेगा, उसको आप मुआवजा जरूर देंगे। तो जिलाधिकारी ने हाँ भरिए, मेरा तो कभी विरोध का तो सवाल ही नहीं, मैं तो स्वयं ठेकेदारी करता हूँ उसी विभाग में, और मेरा भी आज तक पैसा उसी में फंसा हुआ है। जो उधर पेट्रोल पंप से इधर अपने घर तक तो पूरा काम हमारे पास था, वो मैं आरजीबी से पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी रहा हूँ, तो आज तक मेरा पैसा फंसा हुआ। मैं अपना पैसा क्यों फंसाऊंगा? और पैसा भी अलग चीज है, मैं इतना बढ़िया काम ये हो रहा है जिसके लिए हम रात दिन लड़ रहे हैं, और ये जो हमारे व्यापारी जा रहे हैं उनके साथ मैं भी तो रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी भी उसका विरोध नहीं किया है और ना ही मैं आगे विरोध करूंगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि भाई जब रोड कट रहा होगा, पहले तो उनको मुआवजा दीजिए। अगर मुआवजा नहीं दे सकते हैं तो जिसका भी टूटेगा उसको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। मैं तो पूरे गांव के मुआवजे की बात कभी नहीं करी होगी। मैंने तो ये कहा है कि भाई किसी का मकान अगर ध्वस्त होता है तो उसका तो मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, ये मैंने कहा है, मेरा कभी विरोध नहीं रहा है। आर्य जी, तो किसी भी चुनाव में बहुत सारे समीकरण काम करते हैं और समीकरणों के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है। आपकी जो छवि है या समाज में जिस प्रकार से आप आगे आते हैं, आप अनुसूचित जाति के नेता के रूप में उभर करके सामने आए और लगातार आपने भी अपने पूरे इंटरव्यू में वो बात रखी कि अनुसूचित जाति को आपने प्रमुख उसमें रखा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 26% वोटर ही यहाँ पर अनुसूचित जाति के हैं। ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण रहेंगे आपके चुनाव जीतने के? देखो साहब, मेरा अनुसूचित जाति का तो मेरा ये है कि मेरा अपना कैडर है, उनके लिए मैं लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ, परंतु मेरे सामान्य जाति, जब अभी मेरी 54 साल की उम्र हो गई, आज तक कोई ये बता दे कि किसी भी सामान्य जाति के साथ मेरे मुंह से कभी अपशब्द निकला हो। सामान्य के लोग मेरे 80 के तो जितने भी मुझे प्यार करते हैं वो तो करते ही हैं, परंतु सामान्य के लोग तो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार उन्होंने दिया। मैंने अगस्त्यमुनि में मेला शुरू किया 2003 से। सारे लोग हमारे जो पूर्वज जो मर भी चुके हैं, 2002 में उन्होंने शुरू कर दिया था। 2003 में जब मैं प्रधान बना तो मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, पूरे लोगों ने मेरा साथ दिया है किसी भी कार्य में। चाहे अगस्त्यमुनि का जो मैदान है, आज सब कह रहे हैं कि भाई प्रधान जी तुम कुछ नहीं बोल रहे। भाई हमने कहा भाई हमने बोलना क्या है, जो चीज जिसकी है उसने उसमें काम तो करना ही है। जबकि अगस्त्यमुनि हमारे एक धरोहर थी, पूरे केदारनाथ घाटी की एक पहचान है अगस्त्यमुनि का फील्ड। और उस वक्त जब मैं प्रधान था मेरा कोई विरोध नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि अगस्त्यमुनि का जो हक हकूक है, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि के बच्चे 3 महीने उस फील्ड में पढ़ते हैं। एक हमारा अष्टादश महापुराण उस फील्ड में होता है 2, हमारा बैसाखी मेला उस फील्ड में होता है 3, मुनि महाराज जी का जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं देवारा के लिए, उनका विचरण वहां होता है। तो इसीलिए मैंने उस टाइम हमारे जो पंचकोटि के लोग हैं, चाहे वो
सिल्ला है, फलई है, बनियाड़ी है, रुनसी है, चाका है, सारे लोगों की मैंने एक संघर्ष समिति बनाई। उसके बाद हमने विरोध जरूर किया। विरोध इसलिए किया था कि ये नहीं था हमारे कि यहाँ पे स्टेडियम न बने, स्टेडियम का कोई विरोध नहीं था। हमारा ये था कि हमको ये लिख के दे दो कि भाई कल हम मर जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमको पूछेंगे इन सालों ने ये फील्ड बेचा है। हमको ये था कि हमको ये मिलना चाहिए जिलाधिकारी की तरफ से कि भैया तुम्हारे पे कोई रोक टोक नहीं होगी, चाहे आप सिंथेटिक ट्रैक बना लो, कुछ बना लो, वो तो भाई आपके पास पैसा है, आपका फील्ड है, हमारा तो नहीं, हमारा तो सिर्फ हक हकूक था वो। आज की डेट में सब कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं, जबकि मैं नैनीताल गया, मेरे साथ मेरे गांव के 3-4 लोग गए, हर्षवर्धन मेंजवाल जी हो गए, नरेंद्र नेगी जी हो गए। वहां से हमको फैसले में मिला हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों को 3 महीने की पढ़ाई वहीं होनी है। मेला भी हमारा नवंबर का तो नहीं, मैं झूठ ना बोलूं, नवंबर पर बैसाखी का मेला भी हमारा वहीं होना है, और मुनि महाराज जी का विचरण भी वहीं होना है, और अष्टादश महापुराण भी होना है। मेरे पास कम से कम इतना मोटी फाइल है वो, और मैंने रखी हुई है। समय आने पे अगर जिस दिन उन्होंने गेट बंद कर दिया, मुनि महाराज जी यहाँ से विचरण करने के लिए फील्ड में गए, वहाँ उनका कोई साउथ कर कहीं का वो गेट कीपर खड़ा होगा और उन्होंने रोक दिया, तो उस दिन मैं फिर कोर्ट जाऊंगा, और मैं अपने जनता के साथ ऐसा छलाव होने नहीं दूंगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तो आप थे कुंवर लाल आर्य जी। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको प्रत्याशी के रूप में फिर से एक बार जिम्मेदारी देती है, तो आप नगर पंचायत के चौमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर अपने कार्यकाल को बनाने का प्रयास करेंगे। कुंवर लाल जी, दस्तक पहाड़ पर अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।